नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूँ और थर्ड लेक्चर आप लोग के सामने है। आज हम लोग फिर 15 से 20 क्वेश्चन जरूर देखेंगे और ये वो प्रीवियस ईयर सीरीज है जिसके अंतर्गत आप यूपीपीसीएस की अगर किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, खासतौर से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर और पीसीएस, यकीन मानिए आपके 40% क्वेश्चन सिर्फ इस सीरीज से आ जाएंगे गारंटी के साथ। लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास हम लोग क्वेश्चन देखेंगे विगत 9 वर्षों के। और हम लोग ने इसको शुरू किया है निचले क्रम से, मतलब पीछे के क्रम से। तो 2022 के परीक्षा पत्र से हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें वही प्रश्न है जो आयोग में आए हैं, सीधे सीधे आयोग के ही आंसर की के साथ किए गए हैं, विद एक्सप्लेनेशन चीज़ों को लेकर चलेंगे। अब तक मेरे ख्याल से हम लोगों ने 2 क्लासों में 30 से 35 क्वेश्चन देख लिए थे, वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पे अगर यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की प्रिपरेशन की किसी भी परीक्षा के लिए, प्लस टीचिंग के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर जगह हो सकती है। चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वहीं से जहां से हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन छोड़े थे। 32nd क्वेश्चन हो चुका था, 33rd क्वेश्चन की ओर हम लोग आपके सामने हैं और क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये और आप लोग देख रहे होंगे कि अब स्तर कितना बदला है। बहुत से लोग प्रीवियस ईयर के नाम पे 8 साल 10 साल पुराने क्वेश्चन करा के और लगता है कि उस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और फिर जब हम सॉल्व करने जाते हैं या परीक्षा में देखते हैं तो हमें वो नया प्रश्न लगता है। लेकिन नहीं, उससे मिलते जुलते प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आते हैं, ये आपको देखना होगा। तो लेटेस्ट ट्रेंड हमको पकड़ के चलना चाहिए। क्या बोल रहा है कि असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, बेसिकली कथन और निष्कर्ष। बहुत आसान क्वेश्चन हो के आते हैं, थोड़ा भी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो। इसमें देखिए कथन क्या बोल रहा है ना। असर्शन क्या है कि आगरा और दार्जिलिंग, है ना, ये बोल रहे हैं एक ही लैटिट्यूड पे एग्जिस्ट करते हैं, एक ही अक्षांश पे ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इनके टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। दार्जिलिंग में 4 डिग्री मिलता है, आगरा में 16 डिग्री मिलता है जनवरी के महीने में। ऑफकोर्स दार्जिलिंग ठंडा भी है, वो तो हिल है, पूरा हिल स्टेशन है, पश्चिम बंगाल में है, देखा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सिक्किम की तरफ। और आगरा आप लोग जानते हैं प्लेन है। अब इसके लिए रीजन क्या इसमें लिखा हुआ है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु, है ना, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। इस कारण से मैदानों के मुकाबले में पर्वतों के क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा होती है। जितना हम हाइट पे इंक्रीज जाते हैं तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं रिड्यूस होते हैं, इसीलिए हायर एल्टीट्यूड पे जाके 10,000 मीटर की हाइट से, अगर 10,000 फीट की अगर हाइट के ऊपर चले जाएं तो आपको ऑक्सीजन का भी इशू होने लगता है। बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं तो वहाँ उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। बिकॉज तो ओवरऑल एयर अगर रिड्यूस होती है तो वो ऑक्सीजन भी तो रिड्यूस होगी ना, भले परसेंटेज उतना ही रहे, है ना। तो ये यही बात है। तो ये बोला हुआ कि लैटिट्यूड एक रीजन होता है ना, हमें कहीं की जोग्राफिकल कंडीशन मापने के लिए, लेकिन उससे बड़ा जो डोमिनेट करने वाला है कि हाइट अगर इंक्रीज होती समुद्र तल से, है ना, समुद्र तल से ऊंचाई पर अगर कोई जितना स्थान होता है उतना ही ठंडा होता है। तो ये सही एक्सप्लेनेशन था, बिल्कुल सही है। तो इसमें हम वही बोलेंगे कि ए और आर आपस में सही है और ये एक दूसरे को सही एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ना पहले कथन पढ़ के फिर बीच में क्योंकि लगा दो, बिकॉज अपने से, और फिर देखो कि ये जो रीजनिंग चल रही है साथ में फिट हो रही कि नहीं हो रही है, सॉल्व हो जाएगा। बहुत से लोग इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। एक टॉपिक से कितने अच्छे क्वेश्चन निकल सकते हैं। पहला टॉपिक ये बहुत इजी टॉपिक था, अक्षांश और देशांश से क्या, देखो ये क्वेश्चन है। आपको लैटिट्यूड तो पता होगा ना, लैटिट्यूड क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। लेटी हुई लाइनों को लैटिट्यूड बोलते हैं, खड़ी लाइनों को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लेटी लाइनें हिंदी में अक्षांश, खड़ी लाइनें हिंदी में देशांतर। एक्चुअली इनको बनाया गया है इसलिए ताकि हम किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकें कि कौन सी जगह कहाँ पे है, ठीक है। अब ये कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस, आपको ये भी पता होनी चाहिए। टोटल तो वैसे अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच में से एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, और हर डिग्री एक एक लाइन है ना। तो अगर लाइन बोला जाए तो 179 लाइन होती हैं प्लस 2 डॉट हैं, ठीक है। क्योंकि ये इस प्रकार रिड्यूस होती हैं। हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वो पूरा फिर टॉपिक अलग हो जाएगा, नहीं तो हमें समझाना पड़ेगा, आपको ध्यान देना होगा। एक डिग्री मतलब एक डिग्री से लेकर दूसरे डिग्री की लाइन के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, ठीक। हम ये मान के चल रहे हैं ये सेशन आपको उन लोगों को ज़्यादा फायदेमंद होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया हुआ है, ठीक। चलिए, मैं थ्योरेटिकल क्लासेस भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, समय थोड़ा सा अलाउ अगर हो जाए ना, थ्योरेटिकल क्लासेस भी हम लोग लाएंगे। बिहार वाले एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, केवीएस के लिए रेडी रहिएगा, केवीएस के इंटरव्यू जल्दी अब देखने को मिलेंगे आप लोगों को। 18 तारीख को ही फैसला होपफुली आ जाएगा, ठीक। चलिए,
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 34th क्वेश्चन है। मैच करना है, ये बीमारी है, पौधों में होने वाले रोग हैं ये, फसलों में, और उसके रीज़न क्या है, किसकी वजह से होता है। यहाँ एक रीज़न मेरे ख्याल से फंगस होगा, या काट दिया है या टाइप नहीं हो पाया। खट्टे नासूर, कैंकर भी जैसे बोलते हैं आप लोग ना, कैंकर ये पत्तों में होते हैं, पत्ते देखिए छेद हो जाते हैं पत्तों में, पानी कंटेंट सब छेद होते हैं, होल से हो जाते हैं, है ना। तो खट्टे नासूर किसकी वजह से होते हैं बेसिकली, ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। गन्ने का लाल सड़न, सॉरी, खट्टे नासूर, हाँ खट्टे नासूर बेसिकली पौधों में होते हैं और ये बैक्टीरियल डिजीज ही है खास तौर से, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही जीवाणु इन्होंने लिखा है। दूसरा है गन्ने का लाल सड़न रोग, ये भी, इसमें भी गन्ने की जो गांठें हैं ना वो रेड रेड हो जाती है और सड़ जाता है अंदर से, ये भी बेसिकली इसमें भी वैसे ना बैक्टीरियल ही होगा। ये ऑप्शन किस प्रकार से मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये गेहूं का साहू रोग, ये तो कीड़े से होता है, ठीक है। तो आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से, ये ना ब्लैक हार्ट डिजीज भी बोलते हैं आलू में। आलू जो जब निकाल के स्टोर करते हैं ना बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में, तो वहां पे जब नीचे दब जाते हैं ना, तो नीचे नीचे वाले आलूओं को ना सांस मतलब हवा नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उन्हें कालापन आ जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। तो ऑक्सीजन की कमी से ये हो जाता है, साहू रोग ये हो गया। और खट्टे नासूर जीवाणु की वजह से होते हैं, और गन्ने का लाल सड़न फंगस की वजह से। ठीक है, ठीक तो है, ठीक है जी। तो खट्टे नासूर जो कैंकर रोग होते हैं पत्थरों में होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, गन्ने का लाल सड़न रोग फंगस की वजह से, आलू का ब्लैक हार्ट डिजीज ऑक्सीजन की कमी से, और गेहूं का साहू रोग इंसेक्ट्स की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये करंट अफेयर क्वेश्चन आया था, उस समय कॉमनवेल्थ चल रहे थे, तो कॉमनवेल्थ उस समय का कहाँ हो रहा है प्लस नेक्स्ट वाला कहाँ होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है। तो उस समय कहाँ चल रहा था, जुलाई। अब इसमें दो स्टेटमेंट दिया कि अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में, तो लास्ट वाला कॉमनवेल्थ गेम तो बर्मिंघम में हुआ था इंग्लैंड में, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, विक्टोरिया में, दोनों करेक्ट है भैया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम आप लोगों को पता होना चाहिए, वो देशों के बीच में होता है खेल ये, जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे थे, ठीक है। तो भारत भी इसमें हिस्सा लेता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। इस तरह के करंट अफेयर के लिए मेंटली रेडी हो जाया करो। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन नहीं काटे करंट अफेयर के, नहीं तो मैं हटा देता था, आसान हो जाता, छोटा हो जाता। लेकिन इससे पता आपको लगेगा कि करंट अफेयर किस प्रकार के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। सैटर्न, शनि देवता, ये हमारे जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट हैं, उसमें जो सैटर्न है वहां पे कौन सी गैस डोमिनेटिंग है वहां के वायुमंडल में। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, मिथेन, CH4 मिथेन भैया सैटर्न में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। फिर वीनस का भी वो क्वेश्चन आता है कि वीनस में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए वीनस मरकरी से दूर है सन के कंपेरिजन में, लेकिन फिर भी वीनस ज़्यादा गर्म होता है ना, क्योंकि वहाँ CO2 ज़्यादा है, क्योंकि मरकरी सबसे नज़दीक है सन के। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सैटर्न में ना मिथेन सर्वाधिक है, मिथेन CNG कंप्रेस नेचुरल गैस इसी से बनती है ना। चलो अब देखो क्या फाड़ू क्वेश्चन आया है, वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी पूछा जाता है। नमामि गंगे 2014 से बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहा है, गंगा को क्लीन करने के लिए अलग अलग तरीके से उसके लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लब कर दिया गया है। उसके किनारे के जो शहर हैं, जो गांव हैं, वहाँ उसको ओपन डेफिकेशन किया गया, डिसिल्टिंग की गई। उसके बाद वहाँ पे उसके पानी को प्योर करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लगाए गए, STP प्लांट्स। तो सबका नमामि गंगे के नाम से प्रोजेक्ट चलता है, आपको पता है। इससे पहले 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था, गंगा को क्लीननेस करने के लिए। उसका प्राइम टारगेट क्या था, सबका प्राइम टारगेट होता है। तो इसमें दिया हुआ कि नदी के जल की केवल सिंचाई के प्रयोग में लाना नहीं, गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना नहीं, इसके जल को प्रदूषण से दूर करना, ठीक है, इसके जल से प्रदूषण खत्म करना। इजी क्वेश्चन में कंसीडर होगा, आपको आइडिया वैसे लग जाएगा। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 38 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का। ये बड़ा फेमस है, कभी ऐसा परीक्षा पूरे नहीं होती है जब तक कि हमारे लोकल गवर्नेंस से, स्थानीय स्वशासन से प्रश्न ना आए। ये बेसिकली हमारे पार्ट 9 से भैया लिया गया है, 9 से लगा लो। संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता होगा, ये हुआ था। इसने ही हमारे
संविधान में इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये लिखा गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो स्थानीय स्वशासन है वो उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, भैया जरूरी है ना। पहले संविधान में इसका जिक्र नहीं था, बाद में इसको डाला गया सो दैट कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर काम हो सके, कैसे सत्ता निचले स्तर तक पहुंचाई जाए, इसके लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार किया जाए, इसके लिए किया गया था संविधान संशोधन। और इसमें क्या बोला गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है ये, 73rd संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कारण क्या दिया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इजी क्वेश्चन, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे तो लगा अब तक का, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंपॉर्टेंस इसलिए है इसकी बिकॉज इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, जो बहुत समय से ड्यू था, बहुत लोग रिकमेंड करते थे। लक्ष्मी मित्तल सिंघवी जी ने इसको बोला था, सबसे पहले किया था एलएम सिंघवी। अब देखो एक और करंट का क्वेश्चन आया था उस समय, वाटर डेटा बैंक किसी स्टेट में बना था, उसका क्वेश्चन पूछ लिया सीधे सीधे, वो कर्नाटका था वैसे तो, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन आता है, कहाँ फेरी एयर फेरी चल रही है या कैसे सोलर, ये यूनिक से जो इवेंट होते हैं ना उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। 40वां क्वेश्चन बोल रहा है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे और उसका प्राथमिक जोर किस चीज पे था, बिना ऑप्शन के बताना होगा आपको। सत्य शोधक समाज बेसिकली शोषित जो वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग के जो लोग थे, डिप्राइव्ड क्लास के जो लोग थे, उनके शिक्षा, उनको शिक्षा के तहत उनका विकास करना, शिक्षा दे के विकास करना इसका लक्ष्य था। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं टाइम आपका बिल्कुल किल नहीं करता हूँ, वो जो क्वेश्चन जितनी वैल्यू डिजर्व करता है, बिकॉज ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें बहुत से क्वेश्चन आपको आते होंगे, अगर नहीं आते तो प्लीज़ रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा, है ना। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे चैनल पे काफ़ी विजडम वाले लोग हैं, काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, तो ऐसे क्वेश्चन उनको आते होंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर तो है राज्य और इधर क्या है बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, मानस रिजर्व कहाँ पे है, असम में है, ठीक हो गया। सुंदरबन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये उत्तराखंड होगा पहले का। अब देखो ये क्वेश्चन पहले कभी रिपीट हुआ होगा, फिर से यूं उठ के आ गया, उत्तराखंड, या तो लिखने में गलती हो गई होगी। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ठीक, क्लियर है। पंचमढ़ी तो बस फेमस प्लेस भी है, हिल स्टेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं अब देखो ये क्वेश्चन डेडली क्वेश्चन होते हैं। म्यांमार, हम इन देशों को ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आ गया पड़ोसी देशों को पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से सबसे डेंजरस क्वेश्चन वही बनते हैं कि पर्टिकुलर रीजन किसके लिए फेमस है। तो म्यांमार में एक पर्वत की रेंज है पेगु योमा, वहाँ अराकान योमा भी है, हिमालय वाली रेंज, तो पेगु योमा भी एक रेंज है। वहाँ कौन सा खनिज मिलता है, बेसिकली ना वहाँ नेचुरल गैसेस मिलती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उस साइड में भी पेट्रोलियम के खजाने हैं। आप ध्यान रखिएगा कि असम में पहली बार सबसे पुरानी रिफाइनरी असम में लगी थी, डिगबोई में, बिकॉज अंग्रेजों ने तेल पहले उधर ही खोजा था, ठीक है। तो भी याद रखना, खनिज तेल, ठीक। चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश का ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत फेमस हुआ था, अभी 2 साल से चल रहा है ये। हर डिस्ट्रिक्ट की कोई ना कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, उसको फेमस करो ताकि वो उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाए उसको, है ना। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ फेमस तो है। यूपी स्पेशल है क्वेश्चन है ये, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा इसमें गलत है ना। ये लास्ट देखा करो क्या पूछा हुआ है। अमेठी में मुंज के ये क्या सही क्या लिखा हुआ है, मुंज का इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा। बागपत में लकड़ी के खिलौने, तो मेरठ है, यही हमारा आंसर हो गया वैसे तो, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, आगरा चर्म उद्योग, ठीक है, आगरा में भी है, ध्यान देना, कहीं लोग, बहुत से लोग आगरा मार देंगे इसमें, कानपुर के साथ साथ आगरा में भी चमड़े का उत्पादन होता है भाई, ठीक। तो इसमें बी ऑप्शन इसका निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए मैच द कॉलम आ गया फिर से। ओहो अच्छा, ये कृतियाँ हैं, मतलब ये स्कल्पचर्स हैं, और ये किसने बनाए हैं, सल्तनत काल के ये चीज़ें हैं भाई। और इसमें कौन सा किसने बनाया है, सुल्तानगढ़ी का ये जो मॉन्यूमेंट था ये बनाया था इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। भारत में सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर के पास। उसके बाद लाल महल बनाया था बलबन ने, ठीक है। और जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, देख लो भाई। अब इसमें जो ऑप्शन होगा देख लेना, है ना। तो ए का 3 कौन सा हो गया, ए का 3, बी का 4 और
डी का 1, यही हो गया, ठीक है। फिर से देखना होगा, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश हो गया, लाल महल बलबन, जमात खाना अलाउद्दीन खिलजी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक में लालना, इसी हिसाब से। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बीच में ना डैश कर लीजिएगा प्लीज, इसके बीच में डैश है। 14 से 50, 15 से 59, 60 से ऊपर, ये एज ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये ऐसे होगा 14 से 50 ईयर्स, 15 से 59 ईयर्स, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब, देखो, हर एक ना कार्यशील जनता होती है या कार्यशील पॉपुलेशन होती है, जो कार्य में लगी होती है ना, जो मतलब कमाते हैं, फाइनेंशियली साउंड होते हैं, और कुछ होते हैं डिपेंडेंट। आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अर्न करते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट ज़्यादातर कौन होते हैं? जो बुजुर्ग लोग हो गए या बच्चे हो गए, तो मतलब 14 वर्ष से कम वाले, 60 से ऊपर वाले, ये हो जाते हैं डिपेंडेंट। और एक्टिव पॉपुलेशन कौन सी होती है? जो वर्क करती है। तो मेनली 15 से लेके 60 साल, 65 साल की उम्र के लोग वर्क करते हैं। तो इसमें, तो उन जगहों पे जहाँ पे कि कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और डिपेंडिंग पॉपुलेशन कम होती है, उस वहाँ पे इसको उसका वहाँ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वो पॉजिटिव होता है ना। तो जहाँ पे भाई ये पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा होगा, वही मतलब वही है, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई अब चाइना कमज़ोर पड़ेगा, बिकॉज वो बूढ़े हो रहे हैं लोग वहाँ के। इंडियंस की एवरेज एज कितनी? 29 या यंगर नेशन है। बहुत सारे देश जिनकी जनसंख्या इसमें स्टैग्नेशन हो गई है, वहाँ स्किल्ड लोगों की दिक्कत हो रही है ना, बिकॉज कार्यशील एक्टिव पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम होती जा रही है, ये इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन, स्केड्यूल का क्वेश्चन आ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। तीसरी अनुसूची में किसका जिक्र किया? क्या पता है कि हमारे पास कितने स्केड्यूल हैं? 8 स्केड्यूल है ना, 12 स्केड्यूल, 12 अनुसूचियाँ, पहले 8 अनुसूचियाँ थी, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो कौन सी अनुसूची किससे रिलेटेड है? 24 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तीसरी अनुसूची जो है उसमें तो सारे शपथ हैं ना, एक दो लोगों की शपथ हटा दे तो सबकी शपथ का जिक्र यही मिलता है, ओथ का, तो ना, एक का 2 हो गया। चौथी अनुसूची में क्या बात कही गई है? संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जा रही विधियों की विषय सूची की, किस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाएंगे ये लोग। 7वीं अनुसूची में क्या बोला गया है कि राज्य की जो विधान परिषदें हैं उसमें स्थानों का आवंटन, है ना। 8वीं सूची ऑफकोर्स लैंग्वेज के बारे में है, ये हो गया डन, ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पॉलिटी में हम स्कोर करने की हमारी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। देखिए बीओ के की वैकेंसी जब आएगी ना, आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप सब कुछ कर सकें। तो बीओ के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो लग जाइए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसके लिए चाहिए होती है, शानदार पोस्ट है। ये क्वेश्चन आ गया, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। और ये फॉल्स हैं, जलप्रपात हैं, ये फॉल्स, वाटरफॉल्स जिसे बोलते हैं, ये स्टेट हैं। कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है? दूध सागर तो बहुत फेमस है, चेन्नई एक्सप्रेस में जो सीन था ना, ट्रेन जहाँ से गुजरती थी, वो गोवा में है, वो महाराष्ट्र गोवा के बॉर्डर के पास, ठीक। दूध सागर, ठीक हो गया। पलानी बहुत फेमस है, ये हिमाचल में भाई, मिला लो, यहीं से क्वेश्चन हमारा जो है खत्म हो जाना चाहिए। ए का 4, ए का 4, ए का 4, अच्छा। डी का 1, डी का बस ये वाला, ये ऑप्शन हो गया भाई। बी का 3, ये वाला नहीं भाई, दूसरा होना चाहिए, ये वाला। ए का 3 कैसे हो रहा है? कैसे लिखे हुए? ए का 4, ए का 4, डी का 3, डी का 3, यस, ये वाला। डी का 1, क्लियर। अपने को तो 2 से ही काम चल जाता है, मुझे ये दोनों ही आते थे मुख्य रूप से, ये दोनों अच्छे से आते थे, ये तो मैंने देखा ही हुआ है, ये पलानी का मुझे पता था। तो अगर इसमें आप 2 भी अगर आ जाते हैं तो काम हो जाएगा अपना, ठीक। नेक्स्ट,
अब देखो स्थानीय स्वशासन से पॉलिटी में 2 टॉपिक आ गए, 2 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है और यहाँ से लगभग हर वर्ष ही पूछते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ये कमिटीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं, कौन सी कमेटी ने कब रिपोर्ट दी थी, है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की थी, 1957 में रिपोर्ट आई थी, ठीक है। अशोक मेहता की 1977 में, ठीक है। LM सिंघवी जिन्होंने बोला था कि बहुत नीड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया जाए डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाने के लिए, 86 में रिपोर्ट आई थी। और PK थुंगन समिति जिन्होंने बोला था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही 1 2 3 4 1 2 3 4 डन, ठीक, बिल्कुल। निम्न में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। बेसिकली ये डेंजरस क्वेश्चन है और ये आता नहीं जल्दी, मतलब ये पहली बार देखा था मैंने भी। ये क्या है, इराक बेसिकली शिया बहुल देश है। इराक ईरान बेसिकली शिया बहुल देश है। इराक में रूलर सुन्नी था सद्दाम हुसैन, और जो पॉपुलेशन थी शिया थी। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्लेस है, कई सारे प्लेस हैं जो कि एक ट्राइंगल बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल वहाँ पे सुन्नी डोमिनेंट इलाके हैं वो। तो इनमें से कौन सी जगह है जो कि इस सुन्नी ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है। बगदाद है, रमादी है, तिकरित भी है, बसरा नहीं है, ठीक है जी, डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, आज हम इतना ही देखेंगे, 18 क्वेश्चन देख लिए हमने। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, इसे चाहे तो हटा देना आप, कुछ नहीं, इतना वर्किंग नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल इवेंट होता है, कोई फीमेल अगर कहीं कुछ बनती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, देखो आया हुआ है, ठीक। तो कैसा लगा सेशन आज का, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। ये सेशन डेली आप लोग को 10 सवा 10 बजे से पहले मिल जाएगा, तो इसको जरूर करते रहिएगा। इसके साथ में अलग लेक्चर भी आने शुरू होंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। UPPCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन लेक्चर्स को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।